नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो एडीईओ का जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। आज के इस क्लास में मैं आप लोग को ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आप लोग को कराऊंगा। पूरा टॉपिक वाइज मैं आप लोग को एमसीक्यू कराऊंगा। ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए। निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है यहाँ। सत्य कथन की पहचान करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। देखिए, पहला, लार्ड कर्जन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 40 मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तीसरा, अनुच्छेद 44 में ग्राम पंचायतों के गठन और उसके शक्तियों का उल्लेख किया गया है। चौथा, 73वें संविधान संशोधन 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। बताओ इसमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो, पहले मैं आप लोग को पंचायती राज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना। उसके बाद हम लोग आजीविका के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग करेंगे आपका प्रमुख योजनाओं, उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, लॉर्ड कर्जन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को आपका स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है या जनक माना जाता है। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में ध्यान रखना, आपने बंगाल विभाजन तो सुना ही होगा, है ना। बंगाल विभाजन के समय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन जी थे। लेकिन यहाँ पास ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि लॉर्ड कर्जन को स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 40 मौलिक अधिकार का हिस्सा है। देखो, दूसरा भी हमारा गलत है। अगर अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 की बात करते हैं, अनुच्छेद 40 की बात करते हैं, तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है इसको, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका प्रावधान हमारे संविधान के भाग 4 में, कौन से भाग 4 में, आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णित है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला भाई कि अनुच्छेद 40 है, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका हिस्सा है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णित है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 44 में ग्राम पंचायतों के गठन और उसके शक्तियों का उल्लेख किया गया है, गलत है। अगर मैं अनुच्छेद 44 की बात करता हूँ, आर्टिकल 44 की बात करता हूँ, तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा, है ना। तो अनुच्छेद 44 है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन और शक्तियों का उल्लेख बोला जा रहा है, जो कि गलत है। इसमें आपका समान नागरिक संहिता, है ना, समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो ग्राम पंचायतों के गठन और उसके शक्तियों का उल्लेख ये तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। किस में किया गया है, अनुच्छेद 40 में किया गया है, ये आपको याद रखना है जी। आगे बात करते हैं, 73वें संविधान संशोधन 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। ये आपका चौथा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। आपको इसमें से सही कथन चुनने के लिए बोला गया था, तो सही कथन कौन सा है, चौथा। 73वां संविधान संशोधन 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। देखो, अगर मैं बात करता हूँ 73वां संविधान संशोधन का ना, तिहत्तरवा तिहत्तरवा संविधान संशोधन की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, तो ये आपका लोकसभा में पारित कब हुआ था, याद रखना। अगर पूछेगा भाई, यहाँ से पूरा लिख रहा हूँ, देखो, अगर ये लोकसभा में कब पारित हुआ पूछेगा, तो बताओगे आपका 22 दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर, इससे एक दिन पहले 22 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में पारित, है ना, राज्यसभा में पारित कब हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ है आपका ये कब, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कब हुआ, तो 20 अप्रैल, है ना, 20 अप्रैल 1993 को ये राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हुआ। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल जी थे। कौन थे, शंकर दयाल जी उस समय कौन थे, आपका राष्ट्रपति थे। क्या क्या बता दिया। जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, ये आपका 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हुआ, ठीक है। जबकि आपका 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ। और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति शंकर दयाल जी ने इसको क्या किया, अनुमोदित किया था। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और लागू कब से हुआ, लागू हुआ आपका 24 अप्रैल 1993 से, है ना। ये लागू कब होता है, लागू होता है आपका 24 अप्रैल 1993 से आपका लागू हुआ। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पंचायती राज, है ना,
पंचायती राज दिवस हम लोग मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। जब आपका 73वां संविधान संशोधन है, जब ये लागू हुआ था या जब ये आपका पारित हुआ था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डेट को भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा क्या आपका गलत है ना। पहला क्वेश्चन क्या था, आपका सत्य कथन की पहचान के लिए बोला गया था। पहला है, लॉर्ड कर्जन को स्थानीय स्वशासन का जनक नहीं मानते हैं, रिपन को मानते हैं। अनुच्छेद 40 ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है, नहीं, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, डीपीएसपी का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। अनुच्छेद 44 में तो समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है ना, और ये बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन ये आपका 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ, जबकि 22 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ था। 20 अप्रैल को 1993 को राष्ट्रपति द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था, और लागू कब किया गया, ये हुआ आपका 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशा कर रहा हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन के अनुमोदन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था। देखो 73वां संविधान संशोधन की बात करते, अभी मैंने बताया 73वां संविधान संशोधन संशोधन ठीक है। ये जो आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 73वां संविधान संशोधन है, ये आपका लोकसभा से कब पारित हुआ था, लोकसभा से, है ना, अभी जस्ट बताया था। लोकसभा से कब पारित हुआ था, आपका 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 1992 को, अभी मैंने बताया था। और राज्यसभा से कब पारित हुआ था, राज्यसभा से पारित हुआ आपका 23 दिसंबर, है ना, 23 दिसंबर आपका 1992, है ना, याद रखना। आपका 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हुआ, और राज्यसभा से आपका 23 दिसंबर 1992। और राष्ट्रपति ने इसमें स्वीकृति कब प्रदान किया था, मैंने बताया था आप लोग को, राष्ट्रपति ने, चलिए यही पास लिख रहा हूँ, 20 अप्रैल, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा इसको अनुमोदित कब किया गया था, 20 अप्रैल, है ना, 20 अप्रैल आपका 1993 को, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लागू कब हुआ, ये आपका लागू कब हुआ था, लागू कब हुआ था, जल्दी से बता दो। अभी जस्ट मैंने बताया था पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो अगर पूछेगा लागू कब से हुआ, तो आप लोग क्या बताओगे, लागू हुआ आपका 24 अप्रैल, है ना, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 से क्या हुआ आपका, लागू हुआ, याद को याद रखें। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस समय इसको अनुमोदित किसके द्वारा किया गया था, भारत के राष्ट्रपति उस समय कौन थे, मैंने बताया था शंकर दयाल जी, कौन थे, शंकर दयाल, है ना, शंकर दयाल कौन थे उस समय आपका भारत के राष्ट्रपति थे, है ना, भारत के राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल, शंकर दयाल जी, उन्होंने क्या किया था, इसको 20 अप्रैल 1993 को अनुमोदित किया था, यह आपको ध्यान रखना है। वही अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आपका 73वां संविधान संशोधन के अनुमोदन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अगर ऐसा पूछ लिया प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको बताना है कौन थे प्रधानमंत्री, आपका नरसिम्हा राव जी, है ना, यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ, देखो जो कि पहला ऑप्शन में है। प्रधानमंत्री पूछेगा तो क्या बताओगे भाई आप, नरसिम्हा राव जी, नरसिम्हा राव जी क्या थे, प्रधानमंत्री थे उस समय, ये आपको याद रखना है। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया, सबका आंसर सही हो जाएगा, शंकर दयाल, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के अनुमोदन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका शंकर दयाल। बाकी ध्यान रखना, ये 73वां संविधान संशोधन है ना, ये आपका लोकसभा से 22 दिसंबर 1992 को क्या होता है, पारित होता है, राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 को पारित होता है। राष्ट्रपति शंकर दयाल जी इसको 20 अप्रैल 1993 को अनुमोदित करते हैं, बाकी ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। और उस समय अगर प्रधानमंत्री की बात होगा तो बात का आपको ध्यान रखना है, नरसिम्हा राव जी। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, अनुसूची 11 में पंचायती राज निकाय के लिए आपका 29 विषय प्रदान किए गए हैं, पहला। तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछेगा कि आपका पंचायतों का उल्लेख है ना, पंचायतों का जो आपका उल्लेख है, पंचायतों का उल्लेख ये कौन से शेड्यूल में, कौन से अनुसूची में किया गया है, तो ध्यान रखना अनुसूची 11, कौन सा अनुसूची, अनुसूची 11। और इसी आपका अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित आपका 29 अर्थात 29 विषय इसमें क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, याद रखिएगा। तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, पंचायतों को शक्तियां राज्य विधानमंडल से प्राप्त होती है, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है, पंचायतों को शक्तियां राज्य विधानमंडल से प्राप्त होती है। कल कैडेट पूछेगा कि कहां से पंचायतों को शक्तियां प्राप्त होती है, तो क्या बताओगे, राज्य विधानमंडल। तीसरा देखिए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली में पंचायती राज पहले से ही लागू है, ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में यहाँ पंचायती राज लागू नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पंचायती राज क्या है आपका, लागू नहीं है, पंचायती राज लागू नहीं है, इंपॉर्टेंट है। जब क्या बोल रहा है कि पहले से ही लागू हो बोला जा रहा है, इसलिए क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में, है ना, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में, यहाँ पर लिख रहा हूँ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में,
मिजोरम में जनजातीय परिषद लागू है। ठीक है, क्या लागू है? जनजातीय परिषद, जनजातीय परिषद यहाँ क्या है आपका लागू है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। चौथा, अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सही, ये ध्यान रखना ना। अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना प्रारंभ हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण दिया जाता है? तो आप बताओगे 50%, 50%। कब से प्रारंभ हुआ है आपका? अप्रैल 2008 से। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलो। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था असत्य कथन की पहचान करने के लिए, आपसे बोला गया था असत्य कथन कौन सा है? थर्ड ऑप्शन, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली में पंचायती राज पहले से ही लागू है बोला जा रहा है, जो कि गलत है। आपका यहाँ पंचायती राज लागू नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में आपका जनजातीय परिषद लागू है। बाकी ध्यान रखना पंचायती राज का वर्णन कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 11 अनुसूची 11। कितने विषय को शामिल किया गया है? 29 विषय को शामिल किया है, आपको ध्यान रखना है। और पंचायतों को शक्तियां राज्य विधानमंडल से प्राप्त होती है। ठीक है, सभी चीजों को ध्यान रखना है। और अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना प्रारंभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए, कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण प्राप्त है? 23 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 24 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। अगर वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में 28 राज्य है ना, 28 राज्य और क्या आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना? 8 केंद्र शासित प्रदेश है जी, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है कि कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण प्राप्त है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कुल आपका 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण प्राप्त है, जबकि वर्तमान में देखा जाए तो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना है, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों के संदर्भ में असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। देखो, मैंने बताया था कि आपका पंचायती राज को लेकर कौन सा शेड्यूल में है? तो आपका अनुसूची की बात करते हैं, कौन सा अनुसूची में? तो आपका 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची में है। और कितने विषयों को शामिल किया गया भाई? कितने विषयों को शामिल किया गया? 29 विषयों को। कितने? 29 विषयों को शामिल किया गया। तो 29 विषय शामिल है तो पता है, लेकिन क्या पूछ रहा है कि 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों के संदर्भ में असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। विषय 2 भूमि सुधार और भूमि संरक्षण, विषय 5 मत्स्य पालन, विषय 7 ग्रामीण आवास और विषय 11 पेयजल। देखो, विषय 2 में भूमि सुधार और भूमि संरक्षण के बारे में बताया गया है, या विषय 2 में भूमि सुधार और भूमि संरक्षण शामिल है? पहले तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं विषय 5 में मत्स्य पालन। ये भी हमारे बिल्कुल से याद करिए, विषय 5 में मत्स्य पालन, इसके बारे में बताया गया है। विषय 7 ग्रामीण आवास, ये हमारा गलत हो जाएगा। विषय 7 में आपका लघु वन उपज के बारे में बताया गया है। विषय 7 में आपका लघु वन उपज है ना, लघु वन उपज के बारे में बताया गया है, जबकि यहाँ पास क्या बोल रहा है? ग्रामीण विकास, इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका अगर पूछेगा ग्रामीण विकास से कौन से विषय में, यहाँ पास लिख रहा हूँ, देखो ग्रामीण विकास ये कौन से विषय में? तो आपका विषय 10 में। याद रखेंगे जी, आपका विषय 10 में, विषय 10 में। तो देखो टोटल 29 विषय है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। 29 विषय है तो टोटल आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन से आपका विषय में किसको किसको शामिल किया गया। 11वां विषय क्या है आपका? पेयजल। 11वां विषय पेयजल है, ये तो आपका बिल्कुल सही है जी, आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन पूछा है कि आपका 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों के संदर्भ में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। तो विषय 2 में भूमि सुधार और भूमि संरक्षण है, बिल्कुल सही है। विषय 5 में मत्स्य पालन है, बिल्कुल सही है। विषय 7 में आपका लघु वन उपज, इसको शामिल किया गया, जबकि यहाँ पास ग्रामीण आवास बोला जा रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ग्रामीण आवास से विषय 10 में है, याद रखेंगे, और विषय 11 में पेयजल को शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको ये एक बार पढ़ लेना है कि आपका जो 29 विषय है वो कौन कौन से है, इसको आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित टोटल 29 विषयों को शामिल किया गया है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 आई का संबंध किससे है? ग्राम सभा से, पंचायतों का कार्यकाल, राज्य वित्त आयोग का गठन, या पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 243 आई, इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका राज्य वित्त आयोग का गठन। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? राज्य वित्त आयोग का गठन हो जाएगा। चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ अनुच्छेद पूरे 243 ए से 243 एन तक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जिसको आप लोग को अच्छे से याद रखने एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए देखिए, सबसे पहले देखो 243, सबसे पहले 243 ए, ये ग्राम सभा के बारे में बताता है। किसके बारे में? ग्राम सभा के।
243 बी ग्राम सभा का गठन, लिख दे रहा हूँ, ग्राम सभा का गठन, ठीक है। 243 सी ये आपको ग्राम सभा की संरचना के बारे में बताता है। 3 याद हो गया, 243 से ग्राम सभा, बी ग्राम सभा का गठन, सी आपको ग्राम सभा की संरचना। 243 डी, चलो मैं सीधा लिख रहा हूँ ना, डी 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 में आपको ध्यान रखना है, डी क्या हो जाएगा, आरक्षण, ठीक है, आरक्षण, डी आरक्षण, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी, डी के बाद आपका ई है ना, ई में आपको ध्यान में रखना है, ई में क्या रखना है, पंचायतों का कार्यकाल है ना, ई में क्या होगा आपका पंचायतों का कार्यकाल, कार्यकाल। और 243 एफ, 243 एफ में क्या है, सदस्यों की निर्भरताएं है ना, सदस्यों की निर्भरताएं, ये आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पास देखते हैं 243 कहाँ तक एफ हो गया, 243 जी है ना, 243 जी ध्यान रखना, ग्राम पंचायत की शक्तियां, ठीक है। एच क्या हो जाएगा, 243 एच ग्राम पंचायत में कर लगाने की शक्ति, कर लगाने की शक्ति, ठीक है। 243 एच कर लगाने की शक्ति। 243 आई ये आपका राज्य वित्त आयोग, ठीक है, राज्य वित्त आयोग, ये आपका हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, ठीक है। कहाँ तक बता दिया, आई तक। उसके बाद जे, चलो 243 जे लेखाओं की संपरीक्षा है ना, लेखाओं की संपरीक्षा। उसके बाद 243 के निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के। उसके बाद आपका 243 एल, 243 एच पंचायती राज का लागू होना, याद रखना। उसके बाद 243 एल हो गया ना, जे के एल एम है ना, 243 एम लागू ना होना, 243 एम यहाँ पास लिख रहा हूँ, 243 एम पंचायती राज का लागू ना होना, लास्ट में रिवाइज करा दूंगा, लागू ना होना, ठीक है। उसके बाद एम हो गया। उसके बाद एन, 243 एन पंचायतों की निरंतरता, चलो एक बार रिवाइज करता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो 243 ए ग्राम सभा, 243 बी गठन, 243 सी संरचना, 243 डी आरक्षण, 243 ई पंचायतों का कार्यकाल, 243 ए सदस्यों की निरंतरताएं, 243 जी पंचायतों की शक्तियां, 243 एच कर लगाने की शक्ति, 243 आई राज्य वित्त आयोग, यही हमारा क्वेश्चन था। 243 जे लेखाओं की संपरीक्षा, 243 के निर्वाचन आयोग, 243 एल आपका पंचायतों का लागू होना, 243 एम लागू ना होना, और 243 इन पंचायतों की निरंतरता, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर आपका राज्य वित्त आयोग का गठन। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। पंचायत सदस्यों के लिए अयोग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया, अभी जस्ट मैंने बताया था। पंचायत सदस्यों के लिए अयोग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 243 सी, 243 डी, 243 ई और 243 एफ। चलो सबके बारे में बताता हूँ। देखिए अगर 243 सी के बारे में बात करते हैं तो ये किसको बताता है, पंचायतों की संरचना, ये आपका पंचायतों की संरचना के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, पंचायतों की संरचना के बारे में। तो यहाँ पास अयोग्यता बोला जा रहा है, इसलिए क्या होगा, गलत हो जाएगा। 243 डी की अगर बात करते हैं है ना, ये आपका आरक्षण बताता है, सदस्यों के लिए जो आरक्षण है ना, पंचायत सदस्यों इसका आरक्षण की बात करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अगर 243 ई की बात करते हैं, ई क्या बताता है, पंचायतों का, ये पंचायतों का कार्यकाल, ये पंचायतों का कार्यकाल इसके बारे में बताता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा 243 एफ ये क्या बताता है, ये बताता है आपका पंचायत सदस्यों के लिए अयोग्यता या निर्भरता, है ना, ये क्या बताता है, पंचायत सदस्यों के लिए, पंचायत सदस्यों के लिए अयोग्यता या निर्भरता, अयोग्यता या निर्भरता के बारे में ये बताता है, ठीक है जी। चलो तो जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। बाकी इससे पहले मैंने बताया था पूरा कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या है, बाकी इसको याद करेगा। 243 से पंचायत सदस्यों के लिए अयोग्यता या निर्भरता के बारे में बताता है। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता यदि जनसंख्या 5 लाख से अधिकतम ना हो, जनसंख्या 10 लाख से अधिक ना हो, जनसंख्या 20 लाख से अधिकतर ना हो, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, देखो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा यदि जनसंख्या 20 लाख से अधिकतर ना हो, है ना। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। देखो आपका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो। जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। देखो त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन की व्यवस्था, इसका व्यवस्था किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, आपका जनपद पंचायत और आपका जिला पंचायत, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा यदि जनसंख्या 20 लाख से अधिकतर ना हो, ये आपको याद रखने हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
भारतीय कृषि के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब चलिए आपको कृषि के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना। देखिए, यह भारत का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, जो पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो बिल्कुल सही है कि जो कृषि क्षेत्र है ना, ये भारत का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। कैसा है? भारत का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। दूसरा, 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 62% था। ये गलत हो जाएगा। देखो, 1950-51 में देखा जाए ना, तो आपका राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान आपका 62% नहीं था। कितना परसेंट था आपका? 51% था। 51% था। कितना? 51% था। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। भारत की 56% जनसंख्या कृषि और उसके संबंधित क्षेत्रों से संलग्न है। तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो, ये भारत का सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, यहाँ के 56% जनसंख्या है ना, कृषि और उसके संबंधित क्षेत्रों में संलग्न है। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार कृषि भारत की आत्मा है। ये कई बार पूछा गया, किसने कहा कृषि भारत की आत्मा है? किसने कहा कृषि कृषि भारत की आत्मा है? तो आपको बताना है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा कि कृषि भारत की आत्मा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में सबको पता होगा, हमारे राष्ट्रपिता जी है ना। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? असत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला गया था सेकंड ऑप्शन। 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 51% था, ना कि आपका 62%। इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखोगे? कि कृषि क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र है। फिर आपको ध्यान रखना है कि भारत के लगभग 50% जनसंख्या कृषि और उसके संबंधित क्षेत्रों में संलग्न है। और तीसरा, महात्मा गांधी के अनुसार कृषि भारत की आत्मा है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है किसके अनुसार कृषि भारत की आत्मा है? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार। चलिए भैया आगे बात करते हैं। किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबार खेती क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब तुम होता है मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी पालन, तो ये तो नहीं आएगा, है ना। आगे बात करते हैं मोनोकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न, इनमें से कोई नहीं। क्रॉपिंग पैटर्न ये किस प्रकार से आप क्रॉप लगाते हो, किस प्रकार से आप फसल बोते हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉपिंग पैटर्न, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबार खेती करना क्या कहलाता है? मोनोकल्चर। क्या कहलाता है? जब आपका मोनोकल्चर, इसी को एकल खेती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को आपका एकल खेती के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि देखो, अधिकतर क्या होता है, जो धान होता है ना, धान इसको आपका एक ही जगह लगाया जाता है। देखे होगे आप लोग खेत वगैरह में। ठीक है, मैक्सिमम टाइम देखे होगे आप लोग। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन मोनोकल्चर। तो किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबार खेती करना क्या कहलाता है? मोनोकल्चर, जिसको एकल खेती के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं भैया, निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना। देखिए, मधुमेह रोगियों के लिए मड़ुआ एक उत्तम आहार है। अब देखो, मधुमेह मतलब इंग्लिश से पता होगा डायबिटीज। क्या होता है? डायबिटीज होता है जब हमारे बॉडी में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाता है। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाता है, तब मधुमेह नामक बीमारी होता है। और ये इंसुलिन नामक हार्मोन करता क्या है? हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में क्या करता है? आपका जो अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है ना, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर ये नहीं करेगा तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे ब्लड क्या हो जाएगा? आपका मीठा हो जाएगा। उसी को बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं, शक्कर बीमारी बोलते हैं, डायबिटीज बोला जाता है। डायबिटीज का कारण ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा शक्कर खा रहे हो, नहीं। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम होती है, तब मनुष्य को डायबिटीज या मधुमेह होता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मधुमेह रोगियों के लिए मड़ुआ एक उत्तम आहार है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, मड़ुआ ये आपका इसमें आ जाता है, मिलेट्स में आ जाता है। किसमें? मिलेट्स में आ जाता है, मोटे मोटे अनाज। आगे बात करते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुई। ध्यान रखना, अगर खाद्यान्नों की कृषि की बात करते हैं ना, ये आपका मध्य पाषाण काल नहीं आएगा, यहाँ पास नव पाषाण काल। यहाँ पास क्या आएगा? नव पाषाण काल। तो ध्यान रखेंगे, खाद्यान्नों की जो कृषि है वो सर्वप्रथम नव पाषाण काल से प्रारंभ हुई थी, है ना। और सबसे पहले उगाया गया फसल आपका जौ था। क्या था? आपका जौ था। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि मध्य पाषाण काल में क्या ध्यान रखोगे? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में आपको ध्यान रखना है जब आपका पशुपालन। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत हुआ था। आदमगढ़, बागौर, यहाँ से आपका पशुपालन के साक्ष्य मिले, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो आपका खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई है, ध्यान रखिएगा। और अगर ये पूछेगा कि क्या पशुपालन वगैरह, तो आपको बताना है मध्य पाषाण काल बताओगे। ठीक है, पशुपालन। गोल्डन धान के किस्म में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा होती है। बिल्कुल सही है ना। गोल्डन राइस में ना विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। तो गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक विटामिन धान ए की गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा होती है। तीसरा बिल्कुल सही है। चौथा, गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूटीन नामक प्रोटीन का संबंध किससे है? तो आप बताओगे गेहूं, है ना। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे बॉडी में मसल्स का अर्थात मांसपेशी का निर्माण करता है। मांसपेशी
अर्थात बोलते हैं ना कि अगर आपको बॉडी अगर बनाना है तो प्रोटीन का सोर्स का ये वही है, मसल्स मतलब आपको बॉडी बनाना है तो प्रोटीन का सोर्स आपको लेना पड़ेगा। और प्रोटीन है किसका बहुलक होता है, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो एसिड से होता है, ध्यान रखना। जैसे कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, हमारे हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, हमारे त्वचा में बालों में कीरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, हमारे मसल्स में एक्टिन मायोसिन मायोग्लोबिन ये सब प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आपका चौथा भी सही है। हमारा क्वेश्चन क्या था, असत्य कथन की पहचान करना था, तो आपका सेकंड वाला कथन असत्य है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई है। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सा नगदी फसल है? चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, चावल, मक्का, ज्वार या कपास, कौन सा आपका नगदी फसल है? इसका सही आंसर आपका कपास हो जाएगा, ठीक है। जब फसलों की खेती व्यापार और उच्च मुनाफे के लिए किया जाता है, ध्यान रखना, जब फसलों की खेती को व्यापार और उच्च मुनाफे के लिए किया जाता है तब उसे नगदी फसल कहा जाता है, ठीक है। जब फसलों की खेती, जब फसलों की खेती व्यापार और उच्च मुनाफे के लिए, है ना, व्यापार व्यापार उच्च और उच्च मुनाफे के लिए, व्यापार और उच्च मुनाफे के लिए किया जाता है, किया जाता है, तब उसे क्या बोलते हैं, तब उसे नगदी फसल कहा जाता है। इसका सही आंसर आपका कपास हो जाएगा, ठीक है। और कपास मुख्यतः आपका काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी में इसको उपजाया जाता है, ध्यान रखना, काली मिट्टी में उगता है। इसीलिए काली मिट्टी का एक नाम भी दिया गया, कपासी मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, भर्री, है ना, भर्री मिट्टी बोलते हैं। इसी मिट्टी को आपका रेगुर मिट्टी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में कन्हार माटी क्या बोलते हैं, कन्हार माटी बोलते हैं, कन्हार माटी, ठीक है। और इसी को काली मिट्टी को आपको स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी को ही आपका दरारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना है। और इसी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, इसमें सर्वाधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा नकदी फसल है, कपास हो जाएगा। जब फसलों की खेती व्यापार और उच्च मुनाफे के लिए किया जाता है तब उसे नकदी फसल कहते हैं। कपास हो गया, चाय हो गया, कॉफी, ये सब आपका किस में आते हैं, नकदी फसल में आ जाते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। बाकी इसको काली मिट्टी में उगाते हैं, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं। भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कन्हार माटी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, दरारी मिट्टी, ये सब के नाम से भी किसको जानते हैं, आपका काली मिट्टी को जाना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। आशा कर रहा हूँ चीज़ें सबको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल को सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और बसंत के मौसम में काट दिया जाता है? देखिए, अगर मैं आपका फसल की बात करता हूँ, तो देखो आपका बेसिकली तीन प्रकार के फसल आप लोग सुने होंगे। एक तो आपका रबी फसल हो जाएगा, और एक आपका खरीफ फसल हो जाएगा, और एक आपका जायद फसल, ठीक है। देखिए, जो रबी फसल होता है, रबी फसल इसको आपका सर्दियों में बोते हैं, रबी फसल को सर्दियों में बोते हैं, सर्दियों में इसको बोया जाता है, ठीक है। और आपका इसको बसंत के मौसम में काटते हैं, बसंत के मौसम में क्या करते हैं, इसको काटते हैं, बसंत के मौसम में इसे काटा जाता है जी, ठीक है। जबकि खरीफ फसल को आपका मानसून के आगमन पर बोते हैं, मानसून के आगमन पर इसको बोया जाता है। जबकि अक्टूबर नवंबर में काटते हैं, अक्टूबर नवंबर में से काटा जाता है, ठीक है। जायद फसल को ग्रीष्म काल में बोते हैं, कब बोलते हैं, ग्रीष्म काल में, गर्मी के समय में। जैसे कि आपका ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, कद्दू है ना, कद्दू, जैसे कि लौकी हो गया, लौकी के बाद आपका करेला हो गया, ये सब आपका किस में आते हैं, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, करेला, तरबूज, ये सब किस में आते हैं, आपका जायद फसल में आ जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी रबी फसल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पास लिख देना, देखो रबी फसल में कौन कौन से फसल आएंगे, गेहूं, जौ, सरसों, है ना। गेहूं हो जाएगा, गेहूं के बाद आपका जौ हो जाएगा, जौ के बाद आपका सरसों हो जाएगा, सरसों के बाद आपका मटर हो जाएगा, मटर के बाद आपका चना हो जाएगा, ठीक है। गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना, है ना, आपका ये सब किस फसल में आते हैं, आपका रबी फसल में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि याद कर सकते हो आप प्याज, ये भी याद कर सकते हो भाई, प्याज भी किस में आते हैं, ये भी आपका रबी फसल में आते हैं। बाकी खरीफ फसल में क्या क्या आएगा, यहाँ लिख देना, देखो खरीफ फसल में ध्यान रखना आपका चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, है ना, चावल हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, कपास हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, कपास के बाद मूंगफली, है ना, मूंगफली, आपका जूट हो जाएगा। ये सब किस में आते हैं, ये सब आपका खरीफ फसल में आते हैं, किस में आते हैं, खरीफ फसल में। और याद रखना खरीफ फसल को कब बोते हैं, आपका मानसून के आगमन में, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सी फसल को सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और बसंत के मौसम में काटते हैं, इसका सही आंसर आपका रबी फसल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगर सबको समझ में, देखो अक्टूबर नवंबर कई जगह आपको ऐसा भी देखने को मिलता है, सितंबर अक्टूबर, ये भी ध्यान रखना, सितंबर अक्टूबर,
या तो आपका अक्टूबर नवंबर, इसी दौरान क्या करते हैं, काटा जाता है किसको, फसलों को, कौन सी फसल को, रबी फसल को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित जोड़े में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। अल्पकालीन ऋण 2 वर्ष से कम समय के लिए, मध्यकालीन ऋण 15 माह से 5 वर्ष के लिए, दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष से अधिक समय के लिए, या आपका सजावटी फसल संध्या या मालती। बताओ इसमें से कौन सा जोड़ा आपका सत्य है ना। आपको बताना है, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसमें 4 जोड़े दिखाए गए हैं, इन 4 जोड़ों को पढ़ना और बताना इनमें से कौन सा जोड़ा सत्य है। देखिए, जो आपका अल्पकालीन ऋण होता है, बोला जा रहा है कि आपको 2 वर्ष से कम समय के लिए होता है, यही क्या हो जाएगा, जो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। जो आपका अल्पकालीन ऋण होता है, जो अल्पकालीन ऋण होता है, ये आपका 15 माह से भी कम समय के लिए होता है। ठीक है, जो अल्पकालीन ऋण होता है इसको आपको 15 माह से भी कम समय के लिए, 15 माह से भी कम समय के लिए इसको आपका लिया जाता है, के लिए लिया जाता है। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है, आपका 2 वर्ष से कम समय के लिए, इसलिए क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, है ना। स्पेशली ना, जो आपका अल्पकालीन ऋण है इसको खेती बाड़ी या कोई घरेलू समस्या है उससे निपटने के लिए अल्पकालीन ऋण लिया जाता है, 15 माह से कम समय के लिए होता है। जबकि आपका मध्यकालीन ऋण 15 माह से 5 वर्ष के लिए होता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है ना। आपका जो मध्यकालीन ऋण है इसको आपका जैसे कृषि उपकरण खरीदना है, कृषि उपकरण वगैरह खरीदना है, तब उसके लिए इस ऋण को प्रदान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दीर्घकालीन ऋण। तो इसका आपका टेन्योर की बात करें तो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए, तो आपका तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि भूमि खरीदना है, भूमि पर स्थायी सुधार करने हैं, पुराने ऋणों को चुकाना है, तब उस केस में आपका दीर्घकालीन ऋण लिया जाता है। सजावटी फसल में संध्या मालती, बिल्कुल सही। देखो, सजावटी फसल की बात करते हैं तो कौन कौन सा फसल आता है, जैसे गुलाब हो जाएगा, गुलाब के बाद आपका ट्यूलिप हो जाएगा, ट्यूलिप के बाद आपका पिटूनिया, है ना, पिटूनिया। इसी को आपका संध्या मालती के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, संध्या मालती के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। पहला असत्य है, अल्पकालीन ऋण है, ये आपका 15 माह से भी कम समय के लिए दिया जाता है, जबकि यहाँ पर 2 वर्ष से कम समय बोला जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका 2 वर्ष से कम समय के लिए नहीं, 15 माह से भी कम समय के लिए होता है। 2 वर्ष मतलब तो 24 माह हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ये ऑप्शन। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि साख के गैर संस्था का स्रोत है, बताइए कौन सा कृषि साख के गैर संस्था का स्रोत है। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी समिति, भूस्वामी या सरकार। देखो, अगर मैं कृषि साख के स्रोत की बात करता हूँ, ठीक है, कृषि साख के, अगर मैं कृषि साख के अगर मैं स्रोत की बात करता हूँ तो इसके आपका 2 मैं टाइप बता रहा हूँ। पहला तो आपका संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत। पहला संस्थागत हो जाएगा और दूसरा आपका गैर संस्थागत, है ना, गैर संस्थागत। संस्थागत की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक, है ना, वाणिज्यिक, इसमें वाणिज्यिक बैंक आ जाएगा। वाणिज्यिक बैंक के साथ साथ इसमें आएगा सहकारी समिति। ठीक है, सहकारी समिति के साथ साथ इसमें क्या आ जाएगा, आपका सरकार। ये सब किस में आते हैं, संस्थागत आपका स्रोत में आते हैं, संस्थागत स्रोत में आते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत है, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, आपका भूस्वामी हो जाएगा। ठीक है, साहूकार, व्यापारी, भूस्वामी, ये सब किस में आते हैं, गैर संस्थागत स्रोत में, है ना। साहूकार हो जाएगा, है ना, भूस्वामी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका देखो, गैर संस्थागत में साहूकार हो जाएगा, आपका भूस्वामी हो जाएगा, ये सब आते हैं। इसका सही आंसर हमारा ये थर्ड ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया। एक और इसमें नाम याद रखना है आप लोग को, व्यापारी। एक और आपको नाम याद रखना है, व्यापारी हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका भूस्वामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था कपास, इसका उत्पादन विशेषता आपका काली मिट्टी में होता है। कपास को नकदी फसल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपका कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। मैं 2024 के आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया है सबका आंसर आपका सही है ना, गुजरात। पहला में गुजरात है, दूसरा में महाराष्ट्र है, तीसरा में तेलंगाना है। फर्स्ट में क्या होगा आपका, गुजरात। सेकंड में क्या होगा आपका, महाराष्ट्र। और थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, तेलंगाना हो जाएगा। काली मिट्टी में कपास को उगाया जाता है, इसका सही आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। बाकी याद रखना, अगर चावल पूछेगा, चावल में पश्चिम बंगाल, चावल में आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और आपका जूट में पूछेगा, भाई जूट में भी अग्रणी कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, जूट में भी पश्चिम बंगाल। आपसे पूछेगा दलहन, दालें में दलहन में आपको बताना है मध्य प्रदेश, दलहन में आपका मध्य प्रदेश। ये सब क्या आपका अग्रणी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपका तिलहन में राजस्थान, तिलहन में आपका राजस्थान। ठीक है, मोटे अनाज में कर्नाटक, मोटे अनाज में क्या होगा जी आपको, कर्नाटक। और सरसों में क्या होगा, सरसों में आपका राजस्थान, सरसों में आपको याद रखना है राजस्थान।
ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कपास का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, इसका सही आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका गेहूं में पूछेगा तो गेहूं में उत्तर प्रदेश है। मूंगफली, चलो दोनों को भी लिख लीजिए। गेहूं 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 में आपका हो जाएगा आपका यूपी, है ना। और मूंगफली में भी आपका गुजरात। ये 2024 के आंकड़े बता रहा हूँ ना। मूंगफली में आपका गुजरात हो जाएगा। चलो ठीक है। तो कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से है, इसका सही आंसर आपका अग्रणी राज्य कौन से, इसका सही आंसर गुजरात। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना। कपास एक नकदी फसल है, काली मिट्टी में इसको उगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का वित्तीय वर्ष होता है 1 जून से 30 जून, 15 जून से 30 जुलाई, 1 जुलाई से 30 जून, या 30 जुलाई से 1 जून। बताओ क्या क्या पूछ रहा है कि देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का वित्तीय वर्ष होता है 1 जून से 30 जून, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। 15 जून से 30 जुलाई, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 1 जुलाई से 30 जून, जिन्होंने 1 जुलाई से 30 जून लगाया सबका आंसर सही है, इसको याद कर लीजिएगा। देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का वित्तीय वर्ष लिखना आप लोग को। देखो देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का आपका वित्तीय वर्ष ये कितना होता है, तो आपको बताना है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से कब तक होता है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जिन्होंने आपका सी ऑप्शन लगाया, थर्ड ऑप्शन लगाया, सबका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग करना क्या कहलाता है। मिश्रित खेती, विशिष्ट खेती, शुष्क खेती या रैचिंग खेती। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम से समझ में आ रहा है। देखिए, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग करना, ये क्या कहलाएगा। इसका सही आंसर आपका मिश्रित खेती, इसका सही आंसर आपका मिश्रित खेती हो जाएगा, ठीक है। अगर विशिष्ट खेती की बात करते हैं तो कुल आय का कम से कम 50% किसी एक उद्यम या फसल से प्राप्त करना विशिष्ट खेती कहलाता है। जैसे कि चाय की खेती, कहवा की खेती, गन्ना की खेती, ये सब विशिष्ट खेती में आएगा। शुष्क खेती की अगर बात करते हैं तो जहां वार्षिक वर्षा 20 इंच या उससे कम होता है, ठीक है। जहां वार्षिक वर्षा 20 इंच या इससे कम होता है, तब वहां कौन सी खेती करते हैं, जो आपका शुष्क खेती करते हैं, ध्यान रखना। रैचिंग कृषि में क्या होता है, इस प्रकार किसी में भूमि की जुताई, बुआई या आपका गुड़ाई नहीं किया जाता है। किसमें, रैचिंग कृषि में, आपको ध्यान में रखना है। तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग करना क्या कहलाता है, मिश्रित खेती। जिन्होंने ये ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नीलानार योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया। 20 जनवरी 2025, 29 फरवरी 2024, 15 फरवरी 2024 या 20 जून 2024। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, फटाक से आंसर करिए। देखिए, आपका नियत नीलानार योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया, तो इसका आंसर 15 फरवरी 2024 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, नियत नीलानार का आपका अच्छा गांव, ठीक है। आपका इसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। इसका अर्थ क्या होता है, आपका अच्छा गांव, ठीक है। और ये जो आपका नियत नीलानार योजना है, इसको 15 फरवरी 2024 से शुभारंभ किया गया है, ठीक है। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव स्थित है ना, उसका विकास करने इसका उद्देश्य है, ठीक है। आपका माओवादी प्रभावित जो क्षेत्र है, उसके 5 किलोमीटर के एरिया तक जितने जो गांव आते हैं, उसका डेवलपमेंट करना, विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका अर्थ होता है नियत नीलानार का आपका अच्छा गांव। शुभारंभ हुआ है 15 फरवरी 2024 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसकी शुरुआत 20 जनवरी 2025 को किया गया था। पहले तो बिल्कुल सही है, ये देखो, ये डेट को याद रखना आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट से क्वेश्चन बार बार आते हैं। जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसकी शुरुआत 20 जनवरी 2025 को किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, इसके तहत छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता। 12,000 नहीं आएगा यहाँ पास, 10,000 आएगा। क्या आएगा, 10,000, ठीक है। यहाँ पास 10,000 आएगा, इसलिए क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के पुजारी, बैगा, गुनिया और मांझी परिवार को भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे इस योजना का। चौथा, इस योजना के तहत राज्य के 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये आपका तीसरा और चौथा भी बिल्कुल सही है, डाटा को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है। जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है, क्योंकि इसके तहत छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। यहाँ 12,000 दिया गया, इसलिए इसका आंसर आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा। बाकी इसका शुरुआत कब से हुआ, 20 जनवरी 2025 से, आपको अच्छे से याद रखना है। श्रद्धांजलि योजना के तहत परिवारों के मुखिया या किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर मृतक परिवार को कितने रुपए की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। चलो बताओ,
श्रद्धांजलि योजना के तहत परिवार के मुखिया या किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर मृतक परिवार को कितने रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन 2,000 रुपये। कितना? 2,000 रुपये, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। और इसका शुभारंभ जुलाई 2016 को किया गया। अगर पूछेगा श्रद्धांजलि योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया आपका? जुलाई 2016 में, जुलाई 2016 में किया गया है। तो इस योजना के तहत परिवार के मुखिया या किसी आपका कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर मृतक परिवार को 2,000 रुपये की एकमुश्त आपका सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और राशि प्रदान हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए उत्तरदायी कौन होंगे? वहाँ के सरपंच और सचिव इसके लिए उत्तरदायी होंगे, ये भी आपको याद रखना है जी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? देखो योजना से रिलेटेड ना डेट को आपको ध्यान ही रखना, डेट से क्वेश्चन आगे जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया है? 20 जून 2013, 20 जून 2014, 20 जून 2015, 20 जून 2016। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, इसका शुभारंभ हुआ आपका 20 जून 2013 को हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें पात्रता की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के 15 से 35 वर्ग, है ना, ग्रामीण क्षेत्र के आपका 15 से 35 वर्ष के, इसमें जो वर्ष के जो आपका युवा है वो क्या होंगे? इसमें शामिल होंगे, है ना। तो स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? 20 जून 2013, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि से संबंधित निम्न जोड़े में से सत्य जोड़े की पहचान कीजिए। जिला पंचायत अध्यक्ष 25,000 रुपये, जनपद पंचायत अध्यक्ष 10,000 रुपये, जिला पंचायत सदस्य 5,000 रुपये, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष 6,000 रुपये। क्या बोल रहा है कि आपका त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि से संबंधित निम्न जोड़े में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। देखो जिला पंचायत अध्यक्ष को 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, तो पहले तो हमारे बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत अध्यक्ष, इसका भी आपको 10,000 रुपये बिल्कुल सही है। लेकिन जिला पंचायत सदस्य है, इसको आपका कितनी राशि प्रदान किया जाता है? आपका जिला पंचायत सदस्य की बात हो रही है, जिला पंचायत तो 10,000, कितना? 10,000, लेकिन यहाँ पास कितना है? 5,000, इसलिए क्या होगा आपको गलत हो जाएगा। बाकी जनपद पंचायत के आपका उपाध्यक्ष को 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। चलो अब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पास जिला पंचायत, यहाँ पास जनपद पंचायत, यहाँ पास आपका जिला हो गया, जनपद हो गया, आप पास ग्राम पंचायत। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखो अध्यक्ष, यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ उपाध्यक्ष, यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ सदस्य। यहाँ से चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 25,000, 25,000 के बाद यहाँ 15,000, 15,000 के बाद यहाँ कितना होगा आपका? 10,000, 10,000, ठीक है। यहाँ आपका 10,000 हो जाएगा, 10,000 के बाद यहाँ आपका 6,000 हो जाएगा, 6,000 के बाद यहाँ आपका 5,000 हो जाएगा, ठीक है। क्या देखो अगर पूछेगा आपका जनपद पंचायत के अध्यक्ष को, है ना, जनपद पंचायत के जो आपका अध्यक्ष है उसको कितना मिलेगा? 10,000। जिला पंचायत के अध्यक्ष को 25,000। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष को कितना मिलेगा? 6,000। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को कितना मिलेगा? 15,000। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। सदस्य की बात करते हैं तो आपका अगर पूछेगा ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत में अगर पूछेगा आपका सदस्य को कितना मिलता है? 500 रुपये मिलता है। और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को कितना मिलता है? 4,000 रुपये मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि जिला पंचायत सदस्य को आपका वहां पास 5,000 बोला गया था ऑप्शन में, तो देखो जिला पंचायत, ये जिला को बता रहा है, जिला पंचायत के सदस्य को तो 10,000 मिल रहा है, जबकि जनपद पंचायत के सदस्य को 5,000 मिलता है और ग्राम पंचायत के सदस्य को 500 रुपये मिलेगा, है ना। उसी प्रकार देखो जिला पंचायत के अध्यक्ष को 25,000, जनपद पंचायत के अध्यक्ष को 10,000, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को आपका अध्यक्ष मतलब सरपंच की बात हो रहा है 4,000, उपाध्यक्ष जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को 15,000, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष को 6,000, है ना। और आपका अगर सदस्य की बात करते हैं तो जिला पंचायत के सदस्य को 10,000, जनपद पंचायत 5,000 और ग्राम पंचायत 500। तो यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य 5,000 बोला गया जो गलत है। एक्चुअल में क्या आएगा आपका? यहाँ पास आएगा आपका 10,000 आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट बिजली फ्री प्रदान किया जा रहा है? 300, 400, 500 या 600? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट बिजली फ्री प्रदान किया जा रहा है? इसका सही आंसर आपका 300 यूनिट फ्री, है ना। प्रारंभ हुआ है आपका 29 फरवरी 2024 से, है ना। इसका शुभारंभ आपका 29 फरवरी 2024 से हुआ है, किसका? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का। और इसके तहत कितने यूनिट बिजली फ्री प्रदान किया जा रहा है? तो आपका 300 यूनिट। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। ये आपका सौर ऊर्जा आधारित मुक्त बिजली योजना है, ये आपको याद रखना है ना। चलो आज का अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। महतारी वंदन योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया? 1 जनवरी 2014, 1 फरवरी 2014, 1 मार्च 2024 या 1 अप्रैल 2024?
14 बोल दिया था, 24 है ना। 1 जनवरी 2024, 1 फरवरी 2024, 1 मार्च 2024 या 1 अप्रैल 2024। तो महतारी वंदन योजना की शुरुआत आपका किया गया था 1 मार्च 2024 को किया गया था, और प्रथम किस्त 10 मार्च 2024 को प्रथम किस्त प्रदान किया गया था। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि महतारी वंदन योजना के तहत कितने रुपए की राशि महिलाओं को प्रदान की जाती है। ठीक है, चलो तो जल्दी जल्दी कराया हूँ आज, है ना। आशा कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा, क्योंकि लाइट ऑफ हो गया ऐसा बता दिया गया था, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कि बीच में मत हो जा करके, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आप लोग को बताया हूँ। चलो तो बताइएगा आप लोग, जो मैंने क्वेश्चन किया उसको, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। इसका पहला पार्ट है ना। आप लोग अच्छे से इसको शेयर करिए, लाइक करिए। डेफिनेटली इसका सेकंड थर्ड पार्ट ये सब भी आपका आएगा ही आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।